हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा यूपीएससी पेपर की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो उसके 7th पेपर के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लास्ट पार्ट में हम 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि बात कर रहा है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा और निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम किसका नवाचार है। ठीक है, नवाचार यानी कि इनोवेशन है। ये कॉन्सेप्ट मिनिमम नीड की और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है, किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लाया गया था। अब जानते हैं कि जो ये मिनिमम नीड क्या होता है। रोटी कपड़ा मकान, आजकल आप कहेंगे इंटरनेट भी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आई थी कि मेनली लोगों की जो पॉवर्टी इंडिया में थी उस पे फोकस करने के लिए 5 ईयर प्लान। आप जानते हैं पहला जो 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे था, दूसरा इंडस्ट्री पे था, एजुकेशन पे था। तो ऐसे करके हर जो सारे जो 5 ईयर प्लान होते थे ना, किसी ना किसी एक थीम पे बेस्ड होते थे कि अगले 5 साल तक इन सब चीज़ों पे जो भी प्रोग्राम होंगे वो इस पर्टिकुलर चीज़ पे जो है काम करेंगे। ये काम किसका था? प्लानिंग कमीशन का था, जो कि अभी नीति आयोग करती है, थिंक टैंक। तो ये आया था एंटी पॉवर्टी वाला, ये आया था 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, एनडीसी, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, राष्ट्रीय आर्थिक योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। कौन? एनडीसी। सेकंड, समय समय पर राष्ट्रीय आर्थिक योजना के कामकाज की समीक्षा करता है। थर्ड, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी जनरल टाइप के स्टेटमेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होते हैं ये सही ही होते हैं। क्यों? आपको नाम से, अगर आपको मान लीजिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप थोड़ा बहुत आपको ये तो पता होगा कि एनडीसी के चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक। और इसका नाम है जब डेवलपमेंट काउंसिल, तो डेवलपमेंट पे बेस्ड होगी। तो डेवलपमेंट अगर बात करेगा तो इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। फिर वर्किंग कमिटी रिव्यू करेगी वर्किंग ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग टाइम टू टाइम। बिल्कुल सही बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन था, तो आपको इस समझ में आ गया होगा। इसका आंसर डी होगा, 1, 2 एंड 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में हमको मैच करना है। ये अलग अलग 5 ईयर प्लान्स हैं, तो वो किस थीम पे बेस्ड थे, तो ये बताना है। तो पहला वाला बोल रहा है, पहला जो 5 ईयर प्लान था, तो आप जानते हैं पहला 5 ईयर प्लान मैंने बताया था अभी कि एग्रीकल्चर पे मेनली बेस्ड था। एग्रीकल्चर और बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट निकाले गए थे, पावर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी। ये मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था फूड के मामले में। क्योंकि आपको पता है जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद कितनी ज़्यादा फूड क्राइसिस होने लग गई थी, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिसकी वजह से जो फूड था वो मेनली सोल्जर्स के साइड वो करा जा रहा था, तो भुखमरी वाली सिचुएशन आ गई थी। तो सबसे पहले जो है चैलेंज थी हमारी गवर्नमेंट के पास कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है फूड के मामले में। तो पहला हो गया एग्रीकल्चर। ठीक। तो ये हो गया चौथा। फिर तीसरा जो प्लान है वो था सेल्फ रिलायंस पे, आत्मनिर्भरता पे, और खुद वही प्रोडक्टिविटी पे। तो ये तीसरा हो गया। फिर वही जो पांचवा, तो ये अभी अभी हमने इसके बारे में जाना था कि ये किस पे बात कर रहा था, एंटी पॉवर्टी और सोशल टाइप कुछ बातें हो रही थी इसकी। तो इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, सी का, सामाजिक न्याय के साथ विकास। सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? जब लोगों में इनइक्वालिटी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, तभी तो उनको जस्टिस मिलेगा। तो फिर 12वीं योजना जो लास्ट ये बता रहा है डी, तो डी का हो जाएगा सतत समावेशी विकास, 12th 5 ईयर प्लान, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4, 3, 1, 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, उचित खेती और आजीविका प्रणाली के दृष्टिकोण सहित वर्षा सिंचित क्षेत्रों के सतत और समग्र विकास की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने स्थापित किया है। देखिए, भारत सरकार ने इनमें से क्या चीजें सेटअप की है, किसके लिए? सस्टेनेबल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए रेन फेड एरिया में। तो ये हमारी एक नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया था 2006 में नवंबर में। इसका मेन पर्पस था कि ये जो रेनफेड रीजन है कंट्रीज में, वहाँ पे फार्मिंग और लाइवलीहुड जो सिस्टम है, किस तरह से लोग जो फार्मर जो है डिपेंडेंट है फार्मिंग पे, तो उसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है, ये काम था इनका। तो ये किसकी बात हो रही थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण। ठीक, 2006। तो ये रटने वाला क्वेश्चन था, तो 79 ही हो गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि गैट की बात कर रहा है। गैट आप जानते हैं, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये आपको पता है गैट है, ये WTO की पेरेंट बॉडी थी। कि इससे पहले WTO से पहले गैट एग्जिस्ट किया करती थी, फिर गैट रिप्लेस करके WTO आ गया। I'm सॉरी अगर मैंने WHO बोला हो। तो ये हो गया। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा टैरिफ और व्यापार GATT पर सामान्य समझौता का अंतिम सत्र था। ठीक है, देखिए अलग अलग सेशन होते थे, ये जो भी क्या कहते हैं पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलग अलग सेशन होते हैं। तो सबसे जो लास्ट सेशन था ये था इनका उरुग्वे सेशन, जो कि चला था 1986 से लेके 94 के बीच में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उरुग्वे सत्र। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है हाल ही में अगस्त 22 में किस देश ने राजस्थान में भारत के साथ अल नाजा 4 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी इंडिया के साथ? तो ये कौन कंट्री थी? तो ये ओमान है, रट लीजिए। ठीक, डी, अल नाजा किसके साथ की है? ओमान के साथ है। ये अभी 4th एडिशन इसका हुआ था राजस्थान में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक संगठन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में अगस्त 22 में एक संकल्प को अपनाया जिसने स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकारों के रूप में मान्यता दी। हाँ जी, तो देखिए ये आपने अगर रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो ये UNGA ने एक अडॉप्शन किया है एक रेजोल्यूशन का, जिसको A76L नाम से है, और इसका टाइटल है हेल्दी राइट टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो ये मेनली एक तरह से राइट टू क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, ह्यूमन राइट की तरह इसको कंसीडर किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है 161 वोट के साथ। ठीक, तो ये UNGA ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो लॉन्ग बोर्डिंग की बात कर रहा है, स्पोर्ट एक है, तो उससे निम्नलिखित कुछ प्रश्न बताएं। देखिए लॉन्ग बोर्डिंग क्या होता है? आपको स्केट बोर्डिंग पता है? एक ऐसे स्केट होता है और उसमें नीचे से पहिए लगे होते हैं, एक आगे एक पीछे की साइड। उस पे लोग जो है एक ऐसे पैराबोला टाइप में जो प्लेटफॉर्म टाइप बना रहता है, मेनली इंडिया में आपको नहीं दिखा, लेकिन बाकी कंट्रीज में ये चीज़ देखने को मिलता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि लोग अलग अलग स्टंट दिखा रहे हैं इसको। तो ये एक गेम है, इसको लॉन्ग बोर्डिंग कहते हैं, और स्केट बोर्डिंग भी कहा जाता है, लेकिन स्केट बोर्ड लॉन्ग बोर्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, एग्जैक्टली दोनों सेम चीज़ नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होती है। तो देखिए ये जो लॉन्ग बोर्डिंग है, पहला स्टेटमेंट बोला है मूल रूप से लॉन्ग बोर्ड एक स्केट बोर्ड के समान होता है, जो लकड़ी, प्लास्टिक या भारी सामग्री से बनाया एक लंबा तख्त या बोर्ड है जो छोटे पहिए के ऊपर संतुलित होता है। बिल्कुल सही बात अभी मैंने बताया कि ये जो लॉन्ग स्केट बोर्ड है, दोनों एक ही जैसी चीज़ें होती हैं दोनों, थोड़ा बहुत बस उसमें इसकी बनावट में डिफरेंस होता है। तो ये जो है
लॉन्ग बोर्ड हो गया। फिर सेकेंड, इस खेल की शुरुआत 1950 के आसपास अमेरिका में हुई थी। हाँ जी, ये अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ है, ये जो गेम है लॉन्ग बोर्डिंग 1950s के अराउंड। स्केट बोर्डिंग और लॉन्ग बोर्डिंग वहीं से रिलेटेड है, और पहली बार इसको 2022 में इंक्लूड किया गया। अभी क्यों क्वेश्चन में, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इसको अभी इंक्लूड किया गया है कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ सी 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? पहला स्टेटमेंट बोला है, इसके इसरो द्वारा विकसित SSLV के पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल और चौथे चरण में तरल ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल का जो है आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। ये जो SSLV है ये 4 स्टेज इंजन इसमें होता है। 3 स्टेजेस के सॉलिड होते हैं और जो इसका लास्ट 4th स्टेज है वो लिक्विड होता है। सही बात। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, यह मांग पर त्वरित लॉन्च व्यवहार्यता प्रदान करता है और इसरो के PSLV और GSLV लॉन्च वाहनों की तुलना में न्यूनतम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। देखिए, ये क्विक लॉन्च फिजिबिलिटी ऑन डिमांड रिक्वायर मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंपेयर टू PSLV GSLV। देखिए, PSLV और जो GSLV हैं, यदि इनको SSLV से कंपेयर किया जाए तो SSLV काफ़ी जो है कम जो पावर वाला आप कह सकते हैं लॉन्च व्हीकल है, अगर इसको PSLV GSLV से करें। जो बड़े बड़े सैटेलाइट होते हैं या फिर जिनको बड़ी ऑर्बिट, आप जानते हैं छोटी सी ऑर्बिट जो हमारे एक होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो वो काफ़ी ऊपर होती है। और यदि इसको लो अर्थ ऑर्बिट से कंपेयर किए तो लो अर्थ ऑर्बिट काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अर्थ के पास होती है, तो वहाँ के लिए मोस्टली SSLV का यूज़ होता है। और यदि ऊंचे ऑर्बिट में GSLV या सॉरी सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है, या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको अगर इंक्लूड किया जाएगा तो उसके लिए इन दोनों का यूज़ होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है फिदेल वॉल्डेज रामोस का अगस्त 22 में निधन हो गया है, या किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री? तो ये फिलीपीन से रिलेटेड है, ठीक है। इनका अभी अगस्त 22 को इनकी जो है पास्ड अवे, फिडेल वाल्डेज रामोस। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप सबको पता होगा कि अभी बता रहा है हाल ही में समाचारों में देखा गया हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? वन एंड ओनली श्रीलंका, ठीक है। आपको पता है ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये श्रीलंका ने बनाने के लिए, जब इसको बना रहा था तो कुछ चाइना से इन्होंने इसको बनाने के लिए लोन लिया था, और ऐसा हो गया उनकी इकोनॉमी, आप जान ही रहे हैं कितनी बुरी सिचुएशन से अभी गुजर रही है। तो जब ये रीपे नहीं कर पाए तो इसकी जो ओनरशिप है उसके पास चली गई है, चाइना के पास। तो ये कहा जा रहा है ये एक तरह से BRI के अंतर्गत, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी के अंतर्गत ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है चाइना का, कि इंडिया को काउंटर करने के लिए इंडिया के चारों जो पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022, ठीक है, तो ये अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त में। तो पहला इसका स्टेटमेंट बोल रहा है, विधेयक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करना चाहता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट, यह उपकरण भवन और उद्योगों द्वारा ऊर्जा खपत के नियमन का प्रावधान करता है। हाँ जी, इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मेनली रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऑफ बाय इक्विवेलेंट बिल्डिंग एंड आपका ये जो आपको पता होगा ब्यूरो ऑफ
BEE जो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो एक बॉडी है जो इसके द्वारा बनाई गई है। आपको पता है स्टार रेटिंग दी जाती है। आपके घर में फ्रिज होगा, आपके घर में यदि एसी है, फ्रिज है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा स्टार रेटिंग होती है। आप कहते हो अरे ये हमारा 5 स्टार है, ये 4 स्टार, तो ये रेटिंग कौन देता है? ये देती है हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये देती है। ठीक, ये इसको बनाया गया था इसी एक्ट के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी कि वाइब्रेशन विभीषिका मेमोरियल डे। तो ये जो विभाजन की बात हो रही है, कौन से विभाजन की बात हो रही है? ये इंडिया पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था 1947। आपको पता है हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान को मिली थी। तो उसी टाइम पे जो है विभाजन हुआ और इसके काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे इंडिया को आज भी भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। अभी रिसेंटली यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन से जो है बोला गया है कि सारी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें ऑब्जर्व किया जाए 14 अगस्त को एज अ वाइब्रेशन विभीषिका मेमोरियल डे। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 का विषय क्या है, जिसे 1 से 7 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया गया है? तो ये थीम पूछ रहा है इस इवेंट की। तो इस इवेंट का जो थीम है, ये ए है, स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित और सामर्थ्य। ठीक, इसका आंसर ए हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो बोल रहा है बढ़े चलो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बढ़े चलो मूवमेंट, तो पहला इसका स्टेटमेंट है, यह देश के युवाओं को आगे आने और हमारे लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं को आत्मसात करने और भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे जोश के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। यह जन आंदोलन या जन भागीदारी पहल के माध्यम से संस्कृत मंत्रालय की हर घर तिरंगा आंदोलन को बढ़ावा देने और समर्थन करने का इरादा रखता है। हाँ जी, ये जो बड़े चलो मूवमेंट है, इसको अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनॉग्रेट किया है, ताकि जो लोगों के अंदर, यूथ के अंदर नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म की जो भावना है, उसको जो है इनकरेज किया जा सके। ठीक है, उनको अवेयर किया जा सके बहुत सारे। तो इसी के अंतर्गत जो है जन भागीदारी, जन आंदोलन इनिशिएटिव और हर घर तिरंगा कैंपेन है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात कर रहा है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, स्वदेश में विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बिल्कुल सही बात है, DRDO ने भी किया है। और विस्फोट से बचने के सक्षम सुरक्षित बख्तरबंद वाहनों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित लेजर गाइडेड ATGM मिसाइल काफ़ी उपयोगी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका यही मेन पर्पस होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट उसके बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है उन राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने नीति आयोग और रीच रीच टू टीच ऑर्गेनाइजेशन है के साथ स्कूल शिक्षा के परिवर्तन के लिए एक त्रिपक्षीय ट्राईपार्टाइट समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ये सब रटने वाले क्वेश्चन है, करंट अफेयर पे बेस्ड है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात कर रहा है IMF पे। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है।
तो ये क्वेश्चन बोला है कि आईएमएफ के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, यह इसका मुख्यालय लंदन में है। वेरी गुड, बिल्कुल गलत बात। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और आपको मुझे बताना है वर्ल्ड बैंक का कहाँ है हेडक्वार्टर। तो इसका आंसर ए हो गया। फिर नेक्स्ट बोला है, सॉरी ए नहीं, ए रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है, यह अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के पुनर्निर्माण के लक्ष्य के साथ 1945 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बेस्ड है श्रीमद राजचंद्रा मिशन पे। तो ये श्रीमद राजचंद्रा मिशन जो है, इनसे ये राजचंद्रा मिशन की पहल ने स्वस्थ भारत के विजन को मजबूत बनाया है। देखिए, अभी जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक फाउंडेशन स्टोन रखी थी इस मिशन की। कहाँ पे? धर्मपुर में, सॉरी धर्मपुर, यहाँ पे चला गया, कहाँ? गुजरात में है ये धर्मपुर। तो ये जो मिशन है, ये मेनली बेस्ड है कि स्वस्थ भारत विजन पे, रूरल हेल्थ सेक्टर, रूरल एरिया में भी जो है हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा सके, इसलिए। तो ये जो रामचंद्र जी हैं, ये इनका स्पिरिचुअल एसोसिएशन था किसके साथ? महात्मा गांधी जी के साथ था। ठीक है, ये एक जैन पोएट थे, जैन धर्म से रिलेटेड थे, एक पोएट थे, फिलोसोफर थे, स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे। ठीक है, तो उन्हीं की याद में ये एक इवेंट किया गया है। तो पहला इसका आंसर बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोला है, मिशन द्वारा शुरू की गई आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के से दक्षिण गुजरात के ग्रामीण, गरीब और आदिवासी लोगों में लाभ होगा। बिल्कुल सही बात, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। फिर नेक्स्ट बोला है, भारत में मंकी पॉक्स के मामले में नियंत्रित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये जो टास्क फोर्स का है, इसके नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो आपको पता है, अभी एक विनोद के पॉल जी की अध्यक्षता में एक नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज की है कमिटी, टास्क फोर्स। ठीक, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा था, करीब 18,000 केस जो है रिपोर्ट किए गए हैं करीब 78 कंट्रीज में। तो इसको कहा जा रहा था, पहले तो कोरोना ने आफत कर दी थी, फिर मंकी पॉक्स भी बीच में आ गया था, तो काफी, तो इसी को देखते हुए एक जो है विनोद के पॉल जी के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात कर रहा है नेशनल हैंडलूम डे। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने एक जो है इवेंट चलाया था, जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका थीम था, मेरी हैंडलूम मेरी गौरव चैलेंज। ठीक, ओके, तो ये आपको याद रखना है, 96 का 7 अगस्त। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि आईटीयू, एशियन और एसोसिएशन, एशिया और ओशिनिया, ओशिनिया आइलैंड है, आइलैंड नहीं है, आइलैंड्स का समूह है एशिया में, एशिया एंड ओशियानिया, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये फोरम का विषय दूरसंचार आईसीटी के नियामक और नीतिगत पहलू हैं। ठीक है, क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम मानकीकरण विषयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सतत डिजिटल परिवर्तन और आईटीयू मानकों की भूमिका जैसे प्रौद्योगिकी की विभिन्न क्षेत्रों में भारत में अनुभव शामिल है। तो आपको अगर इसके बारे में पता है, ये जो रीजनल स्टैंडर्ड फोरम है जो आईटीयू ने अभी गठन किया है, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ये दोनों रटने वाली चीज़ें हैं। तो आपका आंसर बोथ होगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा दोबारा। ठीक, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात कर रहा है, जुलाई माह के अंत में मन की बात कार्यक्रम के दौरान
पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सबसे बड़ा ऑनलाइन हार्बेरियम डेटाबेस भारतीय वर्चुअल हार्बेरियम वेब पोर्टल का उल्लेख किया। इंडिया वर्चुअल हार्बेरियम वेब पोर्टल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये बॉटेनिकल, आपको पता है हार्बेरियम प्लांट से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्लांट से रिलेटेड है तो वो हमारी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कि बोल रहा है पारवाज स्कीम। हाँ जी, देखिए पारवाज स्कीम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट विद एन ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट मार्केट एक्सेस टू द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू एयर कार्गो। देखिए ये जो अभी स्कीम है पारवाज, ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम का मेन पर्पस है वहाँ के जो एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, क्योंकि आपको पता है कि फलों की खेती वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। सेब हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का कश्मीर में आपको पता है पहाड़ी इलाका है, तो रोड के थ्रू एक्सेस हो पाना, चीज़ें मार्केट से कनेक्ट हो पाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो इसको ईज़ी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पारवाज स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी एयर कार्गो के थ्रू कोई भी अगर चीज़ों को, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसमें गवर्नमेंट 25% के अराउंड सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो ये है पारवाज स्कीम। आपको बस इतना याद रखना है, जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च की गई है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एयर कार्गो के थ्रू एग्रीकल्चर को और हॉर्टिकल्चर को एक्सेस कराना, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट जो ये कह रहा है, इस योजना को सरकार द्वारा एयर कार्गो के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के कृषि और बागवानी क्षेत्रों की बाजार एवं पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। वही दूसरा बोल रहा है, योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में काटे गए फलों को एयर कार्गो के माध्यम से शिपमेंट के लिए ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि ये 80% नहीं कि 25% के अराउंड सब्सिडी दी जाएगी। जो भी जो फ्रूट है उन सबों को सेंड किया जाएगा बाय एयर, ठीक। और किसके थ्रू? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको डायरेक्ट पेमेंट दिया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये बात कर रहा है कि अभी एक विच कंट्री हैज स्टार्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स विनबैक्स 2021 विथ इंडिया इन हरियाणा इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022। तो ये जो विन बैक्स है, ये विन की बजाय आप इसको ये भी लिख सकते हैं। मेनली इसको विन बैक्स ही बोला जाता है, VINBAX, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे या तो गड़बड़ है या फिर हो सकता है इसको विन भी कहते हो। आई एम नॉट श्योर, एक बार आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे। तो ये विन बैक जो है, वी से क्या होगा, इन दोनों में से क्या हो सकता है, वो तो कन्फ्यूजन वाली बात है, लेकिन ये इसका आंसर है वियतनाम। तो अभी एक ये इंडिया और वियतनाम के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे? चंडी मंदिर जो है हरियाणा में, वहाँ पे हेल्ड की गई है 1 से 20 अगस्त के बीच में, ठीक। इंडियन आर्मी और वियतनाम आर्मी के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।